सभी साथियों को, सभी प्रेमियों को, सभी इस वीडियो को देखने वाले हमारी प्रिय छात्र एवं छात्राओं को आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में विश्वास दिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे 40 महत्वपूर्ण भूगोल का प्रश्न, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आधुनिक पैटर्न पर बदलते हुए कैसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन के साथ बिना देर किए हुए आपके बीच में सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? अब यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र कहने का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। तो पहला प्रश्न तो आप ये जान जाइए कि वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी यही जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इन्हीं को हम संघ राज्य क्षेत्र कह सकते हैं। अब आपको बातें करना है, तो बताइए भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो आप में से बहुत सारे बच्चे बताएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि इसके पहले जब तक जो है जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तब आपने पढ़ा था कि जो ये आपका जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है, ये जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। किसके मामले में? क्षेत्रफल के आधार पे। मगर अब जम्मू कश्मीर भारत का क्या हो गया है? एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसलिए अब आज से आप जान जाइए, आपसे जब कहे कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है जम्मू कश्मीर। और इसकी जो क्षेत्रफल है आप लोग लिख लीजिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाएगा, ये है आपका वर्ग किलोमीटर, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,63,040। कितना? 1,63,040 वर्ग किलोमीटर। यह जो है क्षेत्रफल है भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश या भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन बी। एक प्रश्न से और पर्दाफाश कर देना चाहूँगा मेरे भैया, मेरे मित्र, आपको पता होगा कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो जो है नए केंद्र शासित प्रदेश जब बने आपके आए, तब जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी बढ़ करके 9 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। किसको? दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को। दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को एक कर दिया गया। तो अब वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। थोड़ा सा मैं ये जो 2 राज्य एक हुए इनके बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सा याद दिला दूं मित्र। तो देखिए 3 दिसंबर 2019 को दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित हुआ। तो आप पहले तो ये जान जाओ राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 3 दिसंबर 2019 को। कहाँ पारित हुआ? राज्यसभा में। आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे। और इसी के तत्पश्चात जो है मित्र 9 दिसंबर 2019, कब? 9 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। अब इसको किसकी स्वीकृति मिल गई? राष्ट्रपति को। अच्छा, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं, ये आपको पता है। अब देखिए राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश? तो आपका हो गया, एक तो हो गया दादरा और नगर हवेली।
दादरा और नगर हवेली तथा दूसरा कौन है, वो है दादरा एवं नगर हवेली तथा दूसरा हो गया दमन और दीव। दमन और दीव का विलय हो गया, यानी अब ये दो प्रदेश यानी दो केंद्र शासित राज्य क्या हो गए, एक हो गए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करके यह प्रावधान लाया गया, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप नोट कर लीजिए। अनुसूची एक में, अनुसूची एक में क्या किया गया, संशोधन किया गया। अनुसूची एक में संशोधन का प्रावधान किया गया या प्रावधान करता है। विलय के पश्चात इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या हो गया। अब जब विलय हो गया उसके बाद इसका जो नाम पड़ा वो नाम आप लोग नोट कर लीजिए, दादरा एवं नगर हवेली। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, दमन एवं दीव, ये क्या है, नया नाम हो गया। इतना बड़ा नाम, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, यानी दोनों नाम को ही जोड़ दिया गया। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसे किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत किया गया, तो आप एक पॉइंट ये भी पूछा जाएगा आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है करंट का, तो नोट कर लीजिए। बॉम्बे उच्चतम न्यायालय, कौन सा उच्चतम न्यायालय भैया, बॉम्बे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत होगा। इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि क्या थी, कब से इसे प्रभावी कर दिया गया, तो ये भी नोट कर लीजिए मित्र, 26 जनवरी 2020 से। कब से, 26 जनवरी 2020 से। यानी इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इस सेशन का पहला ही प्रश्न आपसे बहुत अच्छे अंदाज में था। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पे। अच्छा ठीक है, एक थोड़ा सा बात कर लिया तो और जान जाते हैं। जम्मू कश्मीर क्या है, सबसे बड़ा है जम्मू कश्मीर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1,63,040 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा अगर पूछा जाता तो सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है और इसका कितना है, 32 किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर। तो ये आप दो प्रश्न जानते हुए चलिए, अभी आएगा भी उससे रिलेटेड प्रश्न। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह क्या रहा है भैया, प्यार से देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो म्यांमार की सीमा को नहीं टच करता है। आपने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का जब भूगोल पढ़ाते समय आपने देखा होगा मैप, तो भारत की सीमा किस राज्य के साथ लगती है वहाँ पर मैंने बताया हुआ है, यानी किस देश से लगती है। तो म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य के में अगर आप देखेंगे तो पहले नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ से लगती है। एक तो आप नोट करिए, हमारे साथ लिखने में कोई कोताही ना करिए, पूरा एक एक पॉइंट जितना आपको अलग से बताया जाए उसको आप लिखते हुए चलिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद आपका आता है मणिपुर, मणिपुर के बाद आता है मिजोरम, और मिजोरम के बाद नाम आता है त्रिपुरा। यानी जो है ये जो म्यांमार है भारत देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को, 5 राज्यों से। कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी कुल दूरी कितनी है इन 5 राज्यों को मिला करके, तो 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर इसकी क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है जो भारत के राज्यों को क्या करती है, टच करती है, स्पर्श करती है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है भारत में वह कौन सा देश है जो भारत की सीमा को टच करता है, तो बांग्लादेश 4096.6 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन आपका कह रहा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं है। तो आओ जरा इसमें से देखो भैया, यहाँ दिख रहा है असम। असम इसमें कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं। मणिपुर है क्या, देखो तीसरे स्थान पे है।
है। अरुणाचल प्रदेश भैया देखो पहले ही स्थान पे लिखा हूँ, मिजोरम यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ हूँ, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया मित्र, ऑप्शन ए हो गया। आज के समय का ट्रेंड है, क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाता है यहाँ नहीं लिख दिया जाता है, और कभी कभी बच्चे आप ये समझ के जाते हैं कि नहीं 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 आता है, उसी बीच में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि है, तो आप भी यही सोचते हो लग रहा है पूछ रहा है नहीं है, और वह प्रश्न आप गलत कर देते हो, आता हुआ आसान सा प्रश्न भी आप गलत कर देते हो, तो इससे आप बच के रहना। आइए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है। अभी अभी आपने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र जो है वो है लक्षद्वीप है। कितना वर्ग किलोमीटर हमने बता ही दिया था पहले प्रश्न के साथ, 32 वर्ग किलोमीटर, 32 वर्ग किलोमीटर यानी 32 वर्ग किलोमीटर है। आशा करता हूं कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं। अब इसमें से क्या कहना है कि कौन सा कथन क्या है, सत्य है। आइए जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है कि भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो पहले हम यही जान जाते हैं कि पहले मान लो ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है। भारत देश में आपने देखा होगा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो है आपकी कितनी है, 3214 किलोमीटर है। कितना, 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2933 किलोमीटर है, यानी 2933 किलोमीटर। अब यहाँ से आपको आप ये समझ में आ गया होगा कि उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो बड़ा है। क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा था, ए भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल अधिक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। अच्छा, कभी कभी ये पूछा जा सकता है पूर्वतम बिंदु दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का ये पूर्वतम बिंदु जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमतम बिंदु आपसे पूछेगा तो गुजरात है। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है। स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है, तो आप जान जाइए 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का, यानी आप भारत देश में ही अगर अरुणाचल प्रदेश और बात करेंगे पश्चिमतम बिंदु गोरमोता गुजरात की, तो 2 घंटे का अंतर है। उसका रीजन क्या है आपको पता है, 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा होने के कारण भारत की मानक देशांतर रेखा ये मानी जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से निकलती है। तो यानी ये हो गया आपका ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 82°30' पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया, यानी ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए एवं बी दोनों सही है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, पाक जलड मरुमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। किसकी बात कर रहा है, पाक जलड मरुमध्य की। तो बताना चाहूँगा पाक जलड मरुमध्य भारत के तमिलनाडु, किसमें, कहाँ से, तो भारत के तमिलनाडु। ये पॉइंट नोट करते चलिए हमारे साथ, भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी, कहाँ, श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी वाटर स्टेट है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। किस किस खाड़ी से जोड़ता है, तो ये भी जान जाओ आप, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के साथ क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है। इस जलड मरुमध्य का नाम ब्रिटिश शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ था ये भी पूछा जाए तो आप जानते रहिए, नोट कर लीजिए, आप ऐसे ही मत सुनते रहिए, नोट कर लीजिए। ब्रिटिश शासनकाल में
किस प्रेसिडेंसी के गवर्नर से आपसे पूछे तो पूछा भी गया है, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर। क्या नाम था उनका भैया? रॉबर्ट पार्क। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्र, रॉबर्ट पार्क, वैसे पूरा नाम था रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट पार्क के नाम पर किया गया। कभी कभी आप पाक जलद मरुमध्य सुनने पर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान की बात, नहीं, ये आपका जलद मरुमध्य है। क्या है? पाक जलद मरुमध्य। ऐसे अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो होता है PALK, पाक स्टेट, पाक स्टेट है। अब यहाँ देखो एल के पाक, यानी एल क्या होता है? साइलेंट होता है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया? श्रीलंका। फिर से देखो प्रश्न पे आऊंगा। पाक जलद मरुमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो भैया राज्य की बात करेगा तो तमिलनाडु, देश की बात करेगा तो श्रीलंका, आप जानते हुए चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? कौन से द्वीप की बात हो रही? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप है। ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015, कब? 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग देखा जाए तो 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन C इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वें पर। क्वेश्चन नंबर 7वां कह क्या रहा है? डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? कौन से पैसेज की बात की जा रही है? डंकन पैसेज, पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो बताना चाहूँगा हिंद महासागर में स्थित। कौन से महासागर में? पहले तो ये आप जान जाओ, अगर आपसे महासागर पूछता तो कौन से महासागर में? हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक क्या है? ये जलद मरुमध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह स्टेटलैंड द्वीप का भाग है जो रटलैंड द्वीप को, कौन से द्वीप को? रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर है। पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान की है। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य है? तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। किसमें है? तो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है, यानी इसी लिटिल अंडमान के क्या है? लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। यानी ये क्वेश्चन भी अच्छा प्रश्न था, ऑप्शन B इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें के बाद क्वेश्चन नंबर 8वें पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह क्या रहा है? माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? माउंट एवरेस्ट नाम जो कि सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, आपको पता है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो बताना चाहूँगा सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। किसके नाम पर मित्र? माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सर जॉर्ज, नोट कर लीजिए हमारे साथ आप, सर जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। और ये जो सर जॉर्ज एवरेस्ट थे, ये एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, क्या थे ये? ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। क्या थे? ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एवं महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसके नाम पर? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। कब किया गया? 1865 ईस्वी में। क्या थे ये? ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। अब आप ऑप्शन में देखिए,
ऑप्शन में आपको कुछ मिल नहीं रहा है। आप यहाँ देखिए भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, तो देखिए भारत के एक महासर्वेक्षक के, भारत के वायसराय के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतरोहियों के नाम पर, इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर। तो यहाँ आप एक चीज़ बना सकते हैं, ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और महासर्वेक्षक थे, क्योंकि आपको पता है जितने ब्रिटिश लोग थे सब भारत में राज किए, तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो आप ऑप्शन सी मार सकते हैं कि भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। ये वैसे भारत के नहीं हैं मूल निवासी, कहाँ के मूल निवासी हैं ये ब्रिटिश के। तो यहाँ आप चाहो तो ब्रिटिश बना लेना या फिर आप जानते हुए चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। कौन से पर्वतमाला की बात हो रही? मैकाल। मैकाल पर्वतमाला ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अगर आपसे पूछे इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर की बात तो नोट कर लीजिए। आपको जितने भी पॉइंट्स अलग से बताए जाए उनका नोट्स आप बनाते हुए चलिए, अंतिम घड़ी में आप रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगी। सर्वोच्च शिखर कौन सा है इसका लिखिए हमारे साथ आप, अमरकंटक। कौन सा कंटक भैया? अमरकंटक। कभी कभी आपसे पूछी जाए इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये भी नोट कर लो भैया, 1036 मीटर, 1036 मीटर है। सोन, नर्मदा व महानदी नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि अमरकंटक पहाड़ी से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है तो आप नोट कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए सोन नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी एवं महानदी, इन नदियों का जो है उद्गम किस नदी से होता है? अमरकंटक से ही होता है या अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में मुख्य स्थान रखती है, ये आपको पता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो गया। आइए हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10वां कह क्या रहा है? निम्न हिमालय और डैश डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लंबवत घाटी को दून के नाम से। देखो मित्र, बताना चाहूँगा निम्न हिमालय के, यहाँ निम्न हिमालय ये क्या है? नाम है। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी, यहाँ पर दिख रहा है शिवालिक अकेले, तो ये शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस का मतलब होता है चौड़ा, तल वाली लंबवत घाटियाँ, कोणधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में क्या कहा जाता है? दून। पश्चिम में, ये आप समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, पश्चिम में इनको दून कहा जाता है। और यही पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भैया? पूर्व में द्वार। तथा उत्तराखंड में किसके नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जाएगा, तो तथा उत्तराखंड में बुग्याल या फिर इसी को पयार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भैया? थोड़ा चला नहीं किया अपन, पयार अन्य नाम से भी जाना जाता है। देहरादून एवं हरिद्वार इसी का क्या है? उदाहरण है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो गया। वेरी गुड। तो देखो मित्र, हमने आपको क्वेश्चन बताया क्या? निम्न हिमालय और डैश डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। तो निम्न हिमालय और या निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली लंबवत घाटियां, कोणधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें दून कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इनको पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में पूर्व में, देखो बिल्कुल, पश्चिम में इसी को दून के नाम से, पूर्व में इसे द्वार के नाम से, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11वें पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? किस घाटी की बात की जा रही है मित्र? यहाँ पर कुल्लू घाटी। तो देखो भारत में कुल्लू घाटी, लद्दाख दिख रहा है, लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणी
के मध्य स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला था। अब आपको पता है कि लद्दाख भी एक जो है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जब वो जिला था तो उस समय ब्यास नदी घाटी में स्थित था। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी, ये आपको पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह क्या रहा है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो ज़्यादातर प्रश्न में नहीं ही आता है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि नहीं है, उसी बीच में आपसे दे देता है, आप गलत कर देते हो। तो भारतीय प्रायद्वीपीय हिंद महासागर में अवस्थित है, जिस पर मानसून और भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है। जबकि अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। मानसून का पड़ता है, भूमध्य रेखा का पड़ता है, हिंद महासागर का अस्तित्व है, लेकिन इसमें भूमध्य या आपको दिख रहा है गल्फ स्ट्रीम धारा का नहीं पड़ता है। कारण मैंने बता दिया, क्यों, क्योंकि यह अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर बहती है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई से प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। देखो मित्र, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके आगामी बहुत सारे परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो देखिए बताना चाहूँगा, यहाँ क्वेश्चन फिर से रिपीट करूँगा, थोड़ा सा सुनिएगा। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं, आप ऐसे जान जाओ। किसकी बात कर रहा है कि इसमें देखिए एक चीज़ लिखा है, जून जुलाई से प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं। तो सुनिए जरा, आप क्या कहलाएंगी, खरीफ फसल कहलाएंगी। अब जून जुलाई अगस्त में आप देखते हो बारिश होती है, तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी समझ जाओ कि वे फसलें जो गर्मी में बोई जाती हैं, गर्मी में बोई जाती हैं एवं ठंडी में काटी जाती हैं। ठीक है, आप जानते हो, ऐसे कर सकते हो। या आपसे ये क्वेश्चन कह सकता है कि जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की। या आपसे पूछा जाए कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, तो जून जुलाई में बोई जाती हैं। कब काटी जाती हैं ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप इसको भी जानते हुए चलिए नोट कर लीजिए, सितंबर व अक्टूबर, सितंबर व अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आपने देखा यह धान, ज्वार, बाजरा दिया हुआ है, तो धान को चावल कहते हैं, चावल, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, मूंग, उड़द, लोबिया आदि फसलें आ जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह क्या रहा है, मानस वन्यजीव अभयारण्य डैश डैश राज्य में स्थित है। कौन से वन्यजीव अभयारण्य की बात की जा रही है, मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो बताना चाहूँगा, मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, भारत का उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है, असम, असम में स्थित है। यह भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित एक बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जंगली भैंसों के कारण जानी जाती है। ये विश्व प्रसिद्ध है, अगर देखा जाए तो यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसीलिए शामिल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर किसका पालन है, तो यहाँ सबसे अधिक जंगली भैंसें पाई जाती हैं, जिसके कारण कौन सी भैंसें पाई जाती हैं, जंगली भैंसें। चाहे आप नोट कर लीजिए, जंगली भैंसें नहीं, भैंसा लिखिए, भैंसा, जंगली भैंस, भैंस पाई जाती तो उसको लोग पालते भैंस, तो इसीलिए यहाँ पे लिखिए भैंसा, जंगली भैंसा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य
कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में, आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक के किस राज्य में, किस जिले में, तो उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को वर्ष 2006 में अंशी, नोट करिए भैया अंशी जी, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा भैया, अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो आपका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए मित्र अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकीय तप्त स्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है, पश्चिमी घाट। बिल्कुल, वेरी गुड। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिकीय तप्त स्थल कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारशिला तंत्र को कहते हैं। तो जैव मंडल का यह नियम है कि हर एक प्राणी एक दूसरे पर आश्रित होता है, इसी को पारितंत्र कहते हैं। सुनिए, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं। इस जीवन आधारशिला को पारितंत्र, जिसको इंग्लिश में भैया बोलते हैं इकोसिस्टम, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील तक हो सकता है, यानी ब्राज़ील में जो है उस तक हो सकता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। तो उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल, कौन से राज्य में स्थित है ये नैनीताल, तो आपको पता ही है, कई लोग घूमने भी गए होंगे ना। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे प्रमुख झील नैनी है, जिसके नाम पर इस जिले का नाम नैनीताल ही पड़ गया। तो प्रमुख झील कौन सी है बच्चे, आप जानते रहिए, प्रमुख झील का नाम क्या है, नैनी है। उसी नैनी झील के नाम पर ही इसका नाम ही पड़ गया नैनीताल। कौन सा नाम, नैनीताल। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और देख लें। अगर आपसे कहे कि भारत की सबसे लंबी झील कौन है, तो बताइए, भारत की सबसे लंबी झील की अगर बात करेगा तो केरल राज्य में स्थित, इस प्रश्न के अलावा मैं आपसे बात कर रहा हूं, केरल राज्य में स्थित कौन सी नदी है, कौन सी झील है मित्र, वेम्बनाद। कौन सी, वेम्बनाद भारत की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं जो मछली पकड़ने व नौकायन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसे पुन्नमदा झील भी कहा जाता है। कौन सी झील के नाम से जाना जाता है, इसको भी जान जाइए, नोट कर लीजिए। वैसे मैंने इसको बताया भी है आपको इसके पहले भी, फिर से नोट कर लीजिए, पुन्नमदा झील, पुन्नमदा झील भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19वें पर। क्वेश्चन नंबर 19, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है। किसकी बात कर रहा है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है। तो बताना चाहूँगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती हैं।
बहुत अच्छे क्वेश्चन बताया। मैंने बताया ना कि आपसे क्वेश्चन करे था अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या नाम है? संगम जहां मिलती हैं देवप्रयाग। कहाँ मिलती हैं ये? तो उत्तराखंड जिले के टिहरी गढ़वाल जिले में। कौन से जिले में? टिहरी गढ़वाल जिले में आपस में मिलती हैं। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में सबसे अंतिम है। अन्य प्रयाग में जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, जिसे वहां पर सांगपो, कौन सी नदी के नाम पर? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है मित्र? तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन सी नाम से जाना जाता है? जमुना। जैसे गंगा नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम पर। ठीक उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम पर जाना जाता है। ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से जानते हुए चलिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21वें पर हम धीरे धीरे प्यार से आ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। आप देखिए, सुनिए। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? क्या बात की जा रही है? ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। तिब्बत का मतलब आप समझ रहे हैं चाइना, चीन ना। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। किस झील से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है, जो भारत के अगर बात करें भूटान, तिब्बत, चीन सांगपो के नाम से जानता है। भारत में दिहांग व ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है। में प्रवाहित होने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। फिर से क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यार से समझिए। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है? तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत का मतलब क्या कह रहा हूं मैं? चीन की बात कर रहा हूं। चीन में कहां पर? किस पर्वत पे? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत किस ग्लेशियर में? चेमायुंगडुंग, लिख देता हूं क्योंकि ये चाइनीज नाम है। चेमायुंगडुंग डंग है, वैसे ये क्या है? वैसे डंग होना चाहिए, डंग लिखिए, इंग्लिश नाम है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है आपसे पूछा जाए तो मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से बहती हुई भारत और बांग्लादेश। भारत में अगर बात करें तो इसको दो नाम से जान लिया जाता है, दिहांग व ब्रह्मपुत्र के नाम से। चीन में इसी नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, इसके जस्ट पहले हमने आपको बताया ही है अभी। और बांग्लादेश में इसी को जमुना के नाम से। अब देखो मित्र, क्वेश्चन आप ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी आपने इसी में बताया दिहांग व ब्रह्मपुत्र, तो दिहांग आपको बता देना चाहूँगा दिहांग का क्या कहना है। आपसे यही क्वेश्चन अगर घुमा के कहता कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबंधित किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दिहांग के नाम से। चीन में सांगपो के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में भी पूछा जाता है तो असम में इसी को सादिया, असम में इसी नदी को सादिया और धुबरी के बीच
इस ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत बारीकी से हम पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से। जो विश्वास आपने एसपी शुक्ला एजुकेट पे दिखाया है, उस विश्वास को हम 100% पूर्ण करेंगे। हर एक विश्वास, जितना आपने सपने देखा होगा, हम हर एक सपने को आपके साकार करेंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी, यहां आपको दिख रहा है लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में कौन सी श्रेणी से निकली? तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी से निकलती है। यह नदी अरावली के समानांतर अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? क्या हो जाएगा मित्र? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। कैसी परियोजना है? भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। आपको बताना चाहूँगा, भाखड़ा नांगल बांध हरियाणा, पंजाब व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो हिमाचल प्रदेश भाखड़ा एवं पंजाब नांगल में सतलुज नदी पर स्थित है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? कौन सा परियोजना कह रहा है? गिरना परियोजना। तो बताना चाहूँगा मित्र, गिरना परियोजना सिंचाई तथा जल विद्युत पर आधारित परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य के कौन से जिले में पूछा जाए तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित कौन से गांव में? तो मालेगांव। कौन सा गांव मित्र? मालेगांव के समीप गिरना नदी पर। किस नदी पर? गिरना नदी पर, गिरना नदी पर स्थित है। इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 में पर। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। अब यानी आपसे क्वेश्चन ये करा, गन्ने की, चावल की, कपास की, गेहूं की। तो ये जो फसल दिया हुआ है, इसमें आपसे क्वेश्चन करा है कि भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है। तो किस भाग पर सबसे अधिक खेती होती है? आपको पता है इस समय धान लग रहा है, हम सभी मनाते हैं बारिश हो तो धान लगाएं, धान लग चुका है वैसे। तो देखिए धान, यहाँ चावल किससे बनता है? धान से। तो बताना चाहूँगा चावल धान की, यानी चावल देश की 3/4 आबादी का प्रमुख भोजन है। चावल का उत्पादन भारत के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में अधिक होता है। विश्व में चावल के उत्पादन में कौन से देश का प्रथम स्थान आता है? तो आपको पता होगा प्रथम स्थान जो है चावल के उत्पादन में चीन का आता है। चीन का प्रथम स्थान है, जबकि भारत देश का क्या है? द्वितीय स्थान है। दूसरे स्थान पर कौन है मित्र? भारत देश है, यानी आपका अपना देश है। संपूर्ण विश्व के 20% चावल का उत्पादन भारत में होता है। कितना परसेंट? यानी द्वितीय स्थान पे, यानी पूरे विश्व में जितना चावल उत्पादित होता है उसका 20% चावल भारत देश में उत्पादित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है। काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य है। काटो और जलाओ का मतलब होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कह रहा है आपसे। बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा है स्थानांतरण खेती को। कौन सी खेती को मित्र? स्थानांतरण खेती, यानी स्थानांतरण कृषि के अंतर्गत वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं।
फिर भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां इस प्रकार के कृषि कार्यों में व्यापक रूप से संलिप्त रहती हैं। स्थानीय स्तर पर इसे झूम खेती का नाम दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए झूम खेती किसे कहा जाता है, तो इसी खेती का नाम है झूम खेती भी कहा जाता है। आप जान के चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है। अब देखिए कोयला का सबसे शुद्ध रूप की बात की जा रही है। कोयला के अर्थात कितने प्रकार होते हैं, पहला प्रश्न यही आ जाता है। तो कोयला के कुल 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं मित्र, 4 प्रकार हैं। तो 4 प्रकारों में से अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ लिखा हुआ ही है एंथ्रेसाइट की। एंथ्रेसाइट में अगर हम देखें तो 80 से 90% यानी 80 to 90%। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा, इसमें नहीं है लिख लीजिए। दूसरा, पहला आपका हो गया एंथ्रेसाइट, दूसरा आ जाएगा बिटुमिनस। बिटुमिनस जो होता है, अगर बिटुमिनस में बात करें तो 55 to 65% तक। इसके बाद अगर हम तीसरा बात करें लिग्नाइट में अगर बात करें तो 45 से लेकर के 55%, 45 to 55। और चौथा जो होता है वो है पीट में 35 से लेकर के 45% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कोयले में कार्बन की उच्च मात्रा कोयले की उच्च प्रज्वलन क्षमता, हाई इन्फ्लेमेबल कैपेसिटी का सूचक या इंडिकेटर होता है। तो आप बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, एंथ्रेसाइट ही हो जाएगा। 80 से 90% पाया जाता है, ये भी आप जाने जाइए। तो कोयले के 4 प्रकार कौन कौन से हुए वो भी हमने लिख दिया, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट में 80 से 90% भाग, बिटुमिनस 55 से 65, लिग्नाइट 45 से 55 और पीट 35 से 45। आपसे सबसे शुद्ध अशुद्ध पूछे तो पीट हो जाएगा, सबसे शुद्ध पूछे तो एंथ्रेसाइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है। क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है। आपको ऑप्शन यही दिख रहा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज के उत्पादन में क्रमशः मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश के बाद आपसे पूछा जाए, मान लीजिए दूसरा स्थान, तो महाराष्ट्र का आता है। महाराष्ट्र के बाद अगर पूछ ले तब किसका नाम आएगा तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर ओडिशा आता है। बस 3 जानते चलिए, इतना ही सफिशिएंट है। यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए। आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन, देखिए मित्र बिल्कुल आपका जवाब सही होना चाहिए। अपतटीय क्षेत्र, कच्चे तेल के उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है। वर्तमान में कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में भी खनिज तेल का उत्खनन किया जा रहा है। डिगबोई असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन है। आपसे पूछेगा असम मान लीजिए दे देगा, तो असम क्या, डिगबोई ये जो असम में स्थित है ये भारत का क्या है, सबसे पुराना तेल उत्खनन, सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र है। तो सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र पूछे डिगबोई असम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में, तो अपतटीय क्षेत्र में, अपतटीय क्षेत्र में, यानी वर्तमान में अगर देखें कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए कह रहा है, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग को भारी व स्थूल
कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे बात कर लें, चूना पत्थर हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, इसी में आपका लिखा नहीं है, जिप्सम हो गया। इस उद्योग में चूना पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अगर सर्वाधिक पूछेगा किसका प्रयोग होता है, तो सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो चूना पत्थर का होता है। विश्व में सर्वप्रथम आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण जो है 1824 ईस्वी 1824 ईस्वी में कहाँ पर, ब्रिटेन, कहाँ पर मित्र लिख लीजिए, ब्रिटेन के कहाँ, किस स्थान पर, पोर्टलैंड, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया। इसमें ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पडीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग, अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम सीमेंट उद्योग जो था, तो ये सन 1904 ईस्वी में किस जगह पर, तो चेन्नई में। कहाँ पर मित्र, चेन्नई में स्थापित किया गया। तो देखो आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है, सभी का, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी, यानी चूना पत्थर, सिलिका और एल्युमिनियम। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31वां भी आपकी स्क्रीन पर है। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। क्या कह रहा है, किस स्थान पर है, बिल्कुल बताना चाहूँगा। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, पहले उनके बारे में जान जाएं। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है, तो हम नहीं को जान जाएंगे। तो पहले हम क्या करें, जान लेते हैं कि कौन कौन सा है। आपको दिख रहा है यहाँ पर भिलाई, ठीक है। देखो भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम पे ये हो गया आपका है, दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ये भी है। फिर आपको बताना चाहूँगा राउरकेला जो लिखा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, आपने पढ़ा होगा, ये भी है। और इसमें जो है इतने तो हो गए, और इसके अलावा कौन कौन से हैं, जैसे आपका हो गया बोकरो स्टील प्लांट। बोकरो स्टील प्लांट कहाँ पर है ये बोकरो स्टील प्लांट भैया, बर्नपुर में। कौनपुर में, बर्नपुर में। सेलम, इसके बाद इसी में नोट कर लीजिए, सेलम वैसे नहीं है, सलेम है, इंग्लिश नाम है, सलेम विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील कंपनी, ये हो गई। अब देखो ये सब तो हैं। अब यहाँ पर जमशेदपुर, आप बच्चे जो है लग रहा होगा कि आपको ऑप्शन डी होना चाहिए, बिल्कुल आपको अब भी लग ही जाना चाहिए, जमशेदपुर हो जाएगा। जमशेदपुर स्टील प्लांट एक निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनी है। नहीं तो आप ये सोचो कि यार यहाँ तो है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा था एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल, यहाँ किसकी बात कर रही, सेल की कंपनी की बात कर रही है। लेकिन ये भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन यह क्या है, एक निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनी है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था। कौन से संयंत्र की बात कर रहा है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था। तो बताना चाहूँगा मित्र, भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर, नोट करिए हमारे साथ आप, छत्तीसगढ़ में कब, 1953 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। भिलाई जो है रामपुर से 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर दूर मुंबई कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर। यदि आप कोहिमा से
कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? क्या कह रहा है? कितने राज्यों में से होकर के गुजरना होगा? तो बताना चाहूँगा, कोहिमा नागालैंड से कोट्टायम केरल तक सड़क मार्ग से यात्रा करने पर 7 राज्यों के साथ। कितने? 7 राज्य। कौन कौन से 7 राज्य हैं आप नोट कर लीजिए मेरे साथ। मेघालय, मेघालय के बाद आपका आ जाएगा मणिपुर, मणिपुर के बाद असम, असम के बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आएगा ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आ जाएगा नाम तमिलनाडु का। तमिलनाडु से होकर गुजरना पड़ेगा। ये 7 राज्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 34वें पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34? भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है? कौन सा बंदरगाह बना रहा है भारत? चाबहार बंदरगाह बना रहा है। किस देश में मित्र? तो बताना चाहूँगा, चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है। 23 मई 2016 को भारत, ईरान व अफ़गानिस्तान के मध्य इस बंदरगाह को लेकर के समझौता किया गया। तो किस देश के साथ? ईरान के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पे क्या लिख दिया लास्ट में? नहीं है। तो बताइए, जलमार्ग संख्या 1, यानी यहाँ हम लिख सकते थे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, कानपुर व हल्दिया के मध्य। बिल्कुल, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी पर स्थित है। इसकी टोटल डिस्टेंस जो है वो है 1620 किलोमीटर लंबी है। अब देखिए जलमार्ग संख्या 2, सदिया व धुबरी के मध्य। बिल्कुल, सदिया व धुबरी के मध्य कितना किलोमीटर भैया? 891 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जलमार्ग संख्या 3 दे रहा है। क्या दे रहा है मित्र? जलमार्ग संख्या 3 दिया है कि कोट्टापुरम से कोल्लम तक। तो बताना चाहूँगा, कोल्लम यहाँ जो दिया है कोट्टापुरम से कोल्लम, तो यह कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम, तो यह केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक, कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तटीय नहरों, उद्योग मंडल तथा चंपकारा पर स्थित है और इसकी कुल जो लंबाई है वो कितनी है? 205 किलोमीटर है, 205 किलोमीटर है। तो यानी आपका जलमार्ग संख्या क्या है? 3 सही है। तो यानी गलत जवाब कहाँ से आपको आएगा? ऑप्शन कौन सा होगा? जलमार्ग संख्या 1 दे रहा है, कानपुर व हल्दिया के मध्य। इसको होना क्या चाहिए था? हल्दिया और यानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज होना चाहिए था। यानी ऑप्शन ए इज क्या कह रहा था कि सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित कौन सा है जो नहीं है? ऑप्शन ए हो गया आपका सही सुमेलित नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, एक तरीके से और भी आपका क्वेश्चन देखा जाता है, आप इन्हीं चीज़ों को पलट के भी बताते हैं। जैसे ये आपने देखा कि कोट्टापुरम से कोल्लम, या आपको यही दे देता कि केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तटीय नहरों, उद्योग मंडल तथा चंपकारा पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। आइए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 36वें पर चलते
हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह क्या रहा है मित्र, बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है निम्नलिखित में से वह राज्य संघ क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई जनजातीय समुदाय नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य या संघ शासित क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कोई जनजाति ही नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा मित्र, आपको ऑप्शन बी दिख रहा है हरियाणा। तो देखिए जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें आपका जो है, चाहे केंद्र शासित प्रदेश, देखो यहाँ दिया राज्य और संघ दोनों की बात कर रहा है। पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पंजाब ऐसे राज्य हैं जहाँ कोई भी ज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है। देश में सर्वाधिक जनजातीय संख्या किस स्थान पर है? एमपी में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति है। अच्छा, किस किस राज्य में नहीं पाई जाती है? तो 5 राज्यों का नाम आता है। उन 5 के नाम वैसे आपको याद होना चाहिए। 5, पुदुचेरी हो गया आपका, पुदुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और उसके बाद आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद आता है आपका पंजाब हो गया। कौन सा हो गया मित्र? पंजाब हो गया। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि कौन सा राज्य व संघ क्षेत्र है जिसमें कोई जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है। तो देखो भैया कहाँ नहीं पाया जाता है, तो हमने आपको बता दिया कहाँ कहाँ है। इसमें से ऑप्शन आपको देखिए चौथा यहाँ दिख रहा है हरियाणा। कल को हरियाणा ना देके और भी हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता। 5 आप नोट कर लीजिए, अच्छे बच्चों की तरह नोट कर लीजिए, गंदे बच्चों की तरह नहीं, अच्छे बच्चों की तरह अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा के आप पढ़ाई करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिए। प्रजातीय समूह मंगोलायड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो बताना चाहूँगा मंगोलायड उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाया जाने वाला प्रजातीय समूह है। इस जनजाति की प्रमुख विशेषता त्वचा का रंग पीला, मध्यम ऊंचाई, सिर के बाल भूरे व खड़े, नाक चपटी तथा अधखुली आंखें होती है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38वां, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? अब जनसंख्या वृद्धि की विशेषता की बात हो रही है तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चाइना के बाद सेकंड स्थान आता है, यानी दूसरा स्थान है। स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के साथ मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तीव्र गिरावट आई है, यानी जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी आई है। अतः जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। वर्तमान समय में जन्म दर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, मृत्यु दर पूछा जा सकता है 21/1000 है, और मृत्यु दर आप देखेंगे तो 8/1000 है। तो आप सोचिए 21 और 8 इतना है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी देखिए कितने लोगों को भक्षण करती है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39वां, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। किसमें कमी आई है? शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। कितने गुना आई है ये बताना है। तो बताना चाहूँगा जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में 4 गुना की कमी आई। कितना मित्र? 4 गुना की कमी आई है। बहुत सारे प्रश्न इससे रिलेटेड बनते हैं ये आपका जो है जनगणना से, उस पर हम विशेष तौर पर आपसे बातें करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? बताइए, आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यमुना नदी का नाम आपने सुना होगा। यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण कहा जाता है। इसका प्रमुख
कारण इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो प्रदूषित हैं, जैसे टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो चाहे तो आप नोट कर लीजिए हमारे साथ लगे हाथ। टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन, ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दिल्ली से प्रवाहित होते समय यमुना गंदा नाला बन जाती है, यानी दिल्ली से जब जैसे बहती है तो वहीं से क्या होता है, ये गंदा नाला बन जाती है। यानी और जगह नदी, लेकिन दिल्ली से क्या होगा, ये भी गंदा नाला बन जाती है, इसीलिए इसको खुला नाला कहा जाता है। इस सेक्शन का सही जवाब सही क्या हो गया, बी हो गया। कैसा रहा यह सेशन, आपको आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।